हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक प्रदेश। इनसे संबंधित एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक की एग्जाम हो। भारत के भौतिक प्रदेश को विस्तार से एनसीईआरटी के तहत इसका अध्ययन करेंगे। तो एनसीईआरटी के तहत इसको 4 भागों में बांटा गया, मुख्यतः ऊंचावच के हिसाब से मैदान, पठार, पहाड़ियों और पर्वत। इस भौतिक प्रदेश को आगे 6 भागों में बांटा गया है। उनमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया, ट्रांस हिमालय तथा हिमालय को 2 अलग अलग वीडियो के तहत। फिर उत्तर भारत का मैदान तथा तटीय मैदान को विस्तार से भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारी क्लास रहेगी, ये पार्ट नंबर 4 है, प्राद्वीपीय भारत तथा द्वीप समूह से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं सब देखेंगे। टोटल द्वीप कौन सा कितना है, कहाँ पर कितने द्वीप है, द्वीपों का नाम परिवर्तन, उनसे संबंधित जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको साथ टिक करवाते जाएंगे कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। पहले आपको सामने ये रहेगा इसकी आकृति के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से, मुख्यतः प्राद्वीपीय भारत का पठार से संबंधित। अब इसके विस्तार से अध्ययन करें। पहले मुख्य मुख्य पॉइंट याद रख देते हैं प्राद्वीपीय भारत से विस्तार से संबंधित। प्रथम, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन हो जाएगा। फिर इसके सामने आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो वो आपकी रहेगी कितना किलोमीटर? 1700 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है इसकी? तो वो रहेगी 1400 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी रहेगी? तो वो आपकी रहेगी 600 से 900 मीटर। अब इसमें जो पहाड़ियाँ हैं प्रमुख चारों दिशों में, वो देख लेते हैं कि इसमें सबसे उत्तर में पहाड़ी कौन सी है? तो रायसीना दिल्ली अर्थात अरावली की रहेगी इसकी, जो प्राद्वीपीय भारत में। दूसरा सबसे दक्षिणी पहाड़ी वो है इलायची या इसे बोले है कार्डेमम, जो केरल में है। और सबसे पूर्वी पहाड़ी है वो है राजमहल बिहार में। और सबसे पश्चिमी पहाड़ी वो गिर है गुजरात में। तो इसकी ढाल कौन सी है? तो इसकी ढाल उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिम की ओर रहेगी और शेष भाग की ढाल रहेगी वो पूर्व दिशा की। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं कि प्राद्वीपीय भारत का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, एक मध्यवर्ती या केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा पूर्वोत्तर भूमि, तीसरा ढक्कन पठार। तो प्रथम क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि निम्न में से कौन सा, या तो पूछ लें इन तीनों में से एक दे दें, मतलब कि मध्यवर्ती या केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है। 3 दे दे, विंध्य, मालवा तथा छोटा नागपुर का पठार व सतपुड़ा पूर्व दे दे, जैसे मान लें। तो कौन सा नहीं होगा? सतपुड़ा। तो यह आपको मुख्यतः ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन से है? तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि केंद्रीय उच्च भूमि का में कौन कौन से आएंगे, पूर्वोत्तर उच्च भूमि के पठार में कौन कौन से आएंगे, या दक्कन के पठार में कौन कौन से आएंगे। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। अब देखते हैं इसमें आएंगे कौन कौन से। मध्यवर्ती या केंद्रीय उच्च भूमि के भाग में कौन कौन से हैं? तो अरावली पर्वत, अर्थात इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, यानी जो मध्यवर्ती केंद्रीय उच्च भूमि की सर्वाधिक ऊंची चोटी आपकी यही रहेगी। फिर आपके सामने है विंध्य पर्वत, फिर मालवा पठार और छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ये दोनों हम केंद्रीय उच्च भूमि के विस्तार में पॉइंट याद रखेंगे 6। ये आपको देखना पड़ेंगे विस्तार से। फिर आपके सामने पूर्वोत्तर उच्च भूमि, तो ये मेघालय का पठार तथा कार्बी एंग्लेस के पठार का भाग है। फिर आपके सामने ढक्कन का पठार, तो ढक्कन में सतपुड़ा पर्वत पड़ेंगे तथा पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट किसका भाग है? तो सतपुड़ा पठार का भाग है। ये आपको याद रखना है। वो ऑप्शन में दे देते हैं कभी कभी, जैसे पहाड़ियों को दे देते हैं नाम। फिर नीलगिरी पर्वत और दंडकारणी पठार और दक्कन का पठार, तो इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पहला आपको याद रखना है नर्मदा नदी, केंद्रीय उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार तथा मालवा गैप, अर्थात केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वोत्तर भाग को अलग करती है। हमने 3 भाग किए हैं, उनसे संबंधित है कौन किसको अलग कर रही है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बिंदु। फिर आपके सामने 1 नंबर
केंद्रीय उच्च भूमि और प्रथम आप लेते हैं विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत किसका उदाहरण है? तो प्रथम आपको याद रखना है ये बृहस्पति पर्वत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण रहेगा आपका। फिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार आपको मिलेगा बेगू चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड और बिहार तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ है वो याद रखना है। तो इसका लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण भवन निर्माण सामग्री में इसका प्रयोग भी किया जाता है। और यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो इसमें भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना इसी में पर्वत में स्थित है। दूसरी, पन्ना भारत की सबसे नवीनतम 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये नवीनतम, अब भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18वां कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है, पन्ना। फिर इसकी प्रमुख विशेषता में और क्या देखेंगे कि इस पर्वत में स्थित वन विहार टाइगर रिजर्व है, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। फिर आपके सामने आ रहा है कि इस पर्वत में पहाड़ियों की आकृति कैसी है? तो आपको याद रखना है गोलाकार। कैसी है? गोलाकार। अब यह पर्वत उत्तर भारत के मैदान को प्राद्वीपीय भारत से अलग करता है। तो यह आपको याद रखना है, जो ये हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, ये दोनों को, उत्तर भारत के मैदान और प्राद्वीपीय भारत के पठार को अलग करता है। फिर आपके सामने यह पर्वत भारत को भी दो भागों में बांटता है। विंध्यन पर्वत भागों को दो भागों में बांटता है। फिर इसकी प्रमुख चोटी है जिसका क्रम कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसकी प्रथम चोटी आपको मिलेगी विंध्याचल, दूसरी मिलेगी भांडेर, तीसरी मिलेगी कुमेर। ये पर्वत चोटियाँ है। भांडेर पहाड़ी पर विंध्यन पर्वत की सर्वोच्च चोटी। अभी विंध्यन पर्वत की सर्वोच्च चोटी आपको कौन सी है? या तो इसको बोलते हैं कल्लानूर, या इसे बोला है गुडविल, या इसको बोलते हैं सद्भावना स्थित है। तो ये विंध्यन की सर्वाधिक चोटी। अब दूसरा हमारा आ रहा है छोटा नागपुर का पठार। ये उदाहरण किसका है? तो ये गुंबदाकार पठार का उदाहरण रहेगा आपका। फिर विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको प्यारे दोस्तों? तो इसका झारखंड मुख्य रूप से, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। यह खनिजों की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, ठीक। फिर इस पठार का पश्चिमी भाग समतल होने के कारण यह पाट भूमि कहलाता है। इस पाट भूमि क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा रहेगा? तो आपका है नेतरहाट क्षेत्र। फिर है दामोदर नदी इस पठार को हजारीबाग पठार तथा रांची का पठार में विभाजित करता है। हजारीबाग क्षेत्र में समेत सीकर में छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो आपको याद रखना है, पारसनाथ। सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। और यह जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है पारसनाथ। फिर आपके सामने आ रहा है हजारीबाग क्षेत्र का कोडरमा क्षेत्र, अर्थात अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपके सामने रांची का पठार, अर्थात वृहद पठार का उदाहरण है। रांची पठार पर स्वर्णरेखा नदी अर्थात हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। अब जो हमने एक बार पढ़ा है उसको एक टेम्परेली नक्शे के हिसाब देख लें। इनको 3 भागों में बांटा गया है, छोटे नागपुर को, पठार को, ठीक है। और ये नदी, अब जो पश्चिमी भाग है वैसे इसको पाट भूमि है, ये पठार है लेकिन ये समतल भूमि है। और इसका जो नेतरहाट हो गया। दूसरा आपके सामने हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, कौन सी नदी दोनों को अलग कर रही है? तो दामोदर नदी। और इसका क्षेत्र है कोडरमा जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और जो रांची का पठार है यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है जिसमें हुंड्रा जलप्रपात है। फिर आपके सामने आ रहा है तीसरा है मालवा का पठार। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी की दरारी उद्गार के दौरान निकले लावा के ठंडा होकर जमने से बनी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। फिर मालवा पठार का विस्तार आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा? तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपको गुजरात में मिलेगा। फिर आपके सामने है इस चट्टान के अपेक्षा के कारण यह काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ कपास की खेती की जाती है।
भालुक पठार में। नेक्स्ट आपके सामने इस पठार में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, जो इस पठार में अवनली का अपर्दन कर इससे बीहड़ या उत्खात भूमि में परिवर्तन कर दिया था। फिर इस पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है सिंगार, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आपके सामने चौथा पठार आ रहा है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्य मिलेगा, और यह केन तथा बेतवा नदी के बीच में यूपी और एमपी में फैला हुआ है। केन और बेतवा नदी के बीच में। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। फिर आपके सामने कुछ विशेषता और है कि जिसके अपेक्ष के कारण यह काली मिट्टी भी पाई जाती है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी, वो है सिद्ध बाबा मध्य प्रदेश में, और यह एक शुष्क क्षेत्र होने के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। फिर आपके सामने आ रही है नेक्स्ट बघेरखंड का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट है बघेरखंड का पठार के यह विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, दोनों के बीच में, और यह गुमंदाकार पठार का उदाहरण है। इस पठार पर लाल मिट्टी पाई जाती है, और यह नर्मदा और सोन नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है। मध्य प्रदेश उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी रहेगी आपकी? मध्यवर्ती उच्च उच्च भूमि। अब जो हमने एक टॉपिक पढ़ा है वो पूरा हो गया, प्रथम पार्ट मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी रहेगी अरावली की जो गुरु शिखर है वो रहेगी। इसके बाद हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं पूर्वोत्तर उच्च भूमि, अर्थात इसे उत्तर कंजार की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया मुख्यतः। 2 भाग कौन कौन से वो देखते हैं। पहला है मेघालय या शिलोंग का पठार भी बोला है इन्हें, और दूसरा है कार्बी एंगलोल पठार, जो केवल असम में आपको देखने को मिलेगा। इसकी 2 चोटियाँ मिकिर और रेंगमा, और इसकी प्रमुख चोटी है गारो खासी जयंतिया। इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व है गारो खासी जयंतिया। एक बार एग्जाम ने उसने पूछ लिया पूर्व से पश्चिम, तो बच्चों ने सीधे रटे हुए वैसे ही लगा दिए। तो पूर्व से पश्चिम पूछे तो जयंतिया, खासी और गारो हो जाएगी आपकी। और इसकी प्रमुख नोकरेक स्थान, इनके बारे में हम विस्तार से, और जो जयंतिया है खासी माते ये प्रमुख स्थान है मासिनराम, चेरापूंजी जिसे सोहारा भी कहा जाता है, और शिलोंग। अब इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। प्रथम पॉइंट है इसके बारे में कि इस भूमि को असम में, अब जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं इसमें, कार्बी एंगलोंग पठार और मेघालय में मेघालय या शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। तो प्रथम हम देख लेते हैं कार्बी एंगलोंग पठार, असम। असम में स्थित इस पठार को मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों में स्थित है ये पठार, ठीक है। फिर मिकिम पहाड़ियों पर स्थित दम्बुचाको चोटी इस पठार की सर्वोच्च चोटी रहेगी आपकी। फिर आपके सामने आ रहा है शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। फिर इसके सामने है कि इस पठार पर जयंतिया, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर गारो पहाड़ी पर स्थित नोकरेक चोटी इस पठार की सर्वोच्च चोटी रहेगी, और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया हुआ है। नोकरेक चोटी पर स्थित तुरा स्थान जो भारत का सर्वाधिक दैनिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक एक दिन में वर्षा अगर किसी स्थान में हो रही है तो वो है तुरा नामक स्थान, और नोकरेक चोटी पर स्थित है। दूसरे आपको याद रखने हैं खासी पहाड़ियों पर स्थित। खासी पहाड़ियों पर मासिनराम, चेरापूंजी और शिलोंग विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, तो ये वार्षिक वर्षा वाला है। फिर आपके सामने रहेगा चेरापूंजी क्षेत्र में चट्टानें नग्न अवस्था में पाई जाती है, जिसके कारण ये वनस्पति का विकास कम कर पाती है, तो वनस्पति नहीं पाई जाती यहाँ पर। चेरापूंजी को सोहारा भी कहा जाता है, और मेघालय पठार विश्व में सबसे आर्द्र पठार है। सर्वाधिक वर्षा के कारण इसे आर्द्र पठार कहा गया है। इस पठार में दक्षिणी भाग की ढलान दक्षिण की ओर, जिसे हम वोर कंट्री कहते हैं।
फिर आपके सामने आ रहा है दक्कन का पठार पार्ट नंबर सी। इसमें प्रथम आपके सामने रहेगा वो है सतपुड़ा का पर्वत। सतपुड़ा का पर्वत किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है बृहस्पति पर्वत का उदाहरण। इसका विस्तार नर्मदा भ्रंश घाटी तथा तापी भ्रंश घाटी के मध्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। फिर इस पर्वत पर या इस पर्वत में गिर, राजपीपला और केवलगढ़ महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ जो पश्चिम से और पूर्व की ओर फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, आपको ये भी याद रखना है। फिर इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है महादेव पहाड़ी पर स्थित धूपगढ़। फिर आपके सामने आ रही है कि धूपगढ़ मध्यवर्ती भारत की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ ही मध्यवर्ती भारत की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ चोटी पर पंचमढ़ी हिल्स स्टेशन एवं बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। इस पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है वह है मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक। अमरकंटक एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। फिर आपके सामने आ रही है अमरकंटक है अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। इसमें सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। फिर आपके सामने नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत पर कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात और आपका निर्माण करते हैं, दूध धारा जलप्रपात का भी निर्माण करती है। फिर आपके सामने आ रहा है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट भेड़ाघाट क्षेत्र में संगमरमर की चट्टानों में स्थित है। फिर आपके सामने आ रहा है पश्चिमी घाट, जिसको हम बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। पश्चिम घाट एक पर्वत है जिसे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, जिसका विस्तार तापी या ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। इसको वापस हम 3 भागों में बांटेंगे, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, और उसकी 3 अलग चोटी भी हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण किसका है? तो यह खंड पर्वत या भ्रंश कंगार का उदाहरण है। इसका विस्तार तापी या ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर रहेगा और यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसके मुख्य रूप से यह पॉइंट याद रखना है, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत है पश्चिमी घाट। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर मिलेगी आपको, और यह इम्पोर्टेंट है कि यह सतत या अविरत रूप से फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह लगातार फैला हुआ है, कहीं पर कटा फटा नहीं है, विस्तार से फैला हुआ है, सतत रूप से फैला हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम रहेगा आपके सामने उत्तरी सह्याद्री। इसका विस्तार तापी नदी से 16 डिग्री NL उत्तरी अक्षांश के बीच गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में फैला हुआ है। तो प्रथम एक बार आपके सामने यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन किन को अलग करती है? तो उत्तरी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के बीच में स्थित है ये। और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपको याद रखनी है कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई है 1642, और महाबलेश्वर और सलेर है इनकी प्रमुख चोटी है। नदियाँ कौन कौन सी बहती है यहाँ पर? तो आपको नदियाँ याद रखनी है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रमुख दरें कौन से हैं? तो थाल घाट और भोर घाट 2 दरें, दोनों ही महाराष्ट्र में हैं, और ये मुंबई नासिक को जोड़ता है और ये मुंबई पुणे को जोड़ता है। फिर आपके सामने आ रहा है मध्य सह्याद्री। तो ये 16 डिग्री NL से नीलगिरी के बीच कर्नाटक में मिलेगा आपको। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी रहेगी? तो वो है कुद्रेमुख। और यहाँ पर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो कावेरी, काली, शरावती और नेत्रावती। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी से आपको कन्याकुमारी के बीच कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मिलेगी। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नायमुदी, जो पश्चिम घाट तथा दक्षिणी पूर्व की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। फिर आपके सामने आ रही है नदियाँ, कुंतीपुंजा, भरतपुंजा, पाम्पा और पेरियार। और इसमें प्रमुख 2 दरें भी है, पालघाट और सेंट कोटम या पलकांड। पालघाट कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ती है और यह
तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। फिर आपके सामने पहाड़ियाँ हुआ है, प्रमुख 3 पहाड़ियाँ। प्रथम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, तो कर्नाटक और केरल की। इसकी सर्वोच्च चोटी आपको याद रखना है, अनाईमुदी। फिर आपके सामने है पालनी, पालनी चोटी है वो आपको तमिलनाडु मिलेगी। इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है वंदारावू, और इस पहाड़ी पर कोडई कनाल हिल्स स्टेशन स्थित है। फिर आपके सामने तीसरी आ रही वो है इलायची पहाड़ियाँ, कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में विस्तार है इसका। सर्वोच्च चोटी है इसकी अगस्त्यमलई। अगस्त्यमलई एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। फिर पश्चिम घाट को जैव विविधता या हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। फिर आपके सामने रहेगी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट किसका उदाहरण है, तो वो आपके सामने रहेगी बृहस्पति पर्वत की। इसका विस्तार महानदी नदी से नीलगिरी तक रहेगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु तक। और यह असतत और विरत रूप से फैला है। आपको इसमें कंफ्यूज कर देगा, कई असतत को अविरत में कर देता है, दोनों को एक समझ लेता है। नहीं, विरत अर्थात टुकड़ों में, खंडा भाग में है, अलग कहीं पर है, कहीं पर इसकी चोटियाँ नहीं मिलेगी, कहीं पर वापस विस्तार मिलेगा। तो पश्चिम घाट की तुलना में ये कम ऊंचा रहेगा। फिर इसकी प्रमुख चोटियाँ देखो, इसका विस्तार ये ऐसे रहेगा, पश्चिम घाट, अर्थात ये इसका विस्तार है किसका, पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी आपको महेंद्रगिरी मिलेगी, एनसीईआरटी में दे रखी है। तो उसके बाद में वैसे ही इसकी सबसे उत्तरी चोटी कौन सी रहेगी, तो वो है सिमलीपाल। उत्तरी अलग है, सर्वोच्च चोटी अलग है। फिर है मधुकोडा, नलामलाई, पालकोंडा, वेरीकोंडा, जवादी, सेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई और महेंद्रम पर्वत, यह इसकी दक्षिणी पहाड़ी रहेगी। अब इसके विस्तार से देखो उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो इसमें उड़ीसा में 2 पहाड़ियाँ हैं, एक सिमलीपाल जो सबसे उत्तरी पहाड़ी है, महेंद्रगिरी। एनसीईआरटी के अनुसार सर्वोच्च चोटी आपकी महेंद्रगिरी रहेगी, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। फिर आंध्र प्रदेश में प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, मधुकोंडा जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, अमरकोंडा स्थित है यहाँ पर, नल्लामाला यह एक अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण है। फिर है पालकोंडा और वेरीकोंडा। फिर तमिलनाडु में कौन कौन सी है, तो तमिलनाडु में आपको याद रखना है जवादी, सेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई और महेंद्रम पर्वत। और जो सेवराय है यहाँ पर यारकोंड हिल्स स्टेशन है, और महेंद्रम और या कहीं पर एग्जाम आपको मिल सकता है सिरुमलाई। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यह दक्षिणी चोटी है, सर्वोच्च नहीं दक्षिणी चोटी। फिर आपके सामने आ रही है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत विस्तार पश्चिमी घाट का भाग है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इसकी सर्वोच्च चोटी रहेगी आपकी दोदा बेटा या डोडा बेटा, तमिलनाडु में। यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी रहेगी आपकी। और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर ऊंटी हिल्स स्टेशन स्थित है, और केरल में नीलगिरी पहाड़ी में साइलेंट वैली 1 स्थित है। और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का समन्वय स्थल भी है। वर्ष 1986 में नीलगिरी को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो आपको रहेगा नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति निवास करती है, और टोडा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये भैंस पालन और बहुपतित्व प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। भैंस पालन, इनके पास भैंसें होती है लगभग 400-500 भैंसे आसपास, भैंसे का पालन ही करते हैं। और बहुपतित्व प्रथा अर्थात एक पत्नी के 2, 3, 4, 5 पति, ऐसे पत्नी, बहुपतित्व प्रथा यहाँ पर। फिर आपके सामने आ रहा है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार आपको 2 राज्यों में मिलेगा, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा में। दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर है बस्तर का पठार और काला हांडी का पठार। यहाँ पर मुख्यतः खनिज, लोहा या टिन, इंद्रावती। और पहाड़ी कौन सी रहेगी आपकी, बोला डीला पहाड़ी सबसे ऊंची। और यहाँ पर काला हांडी पठार उड़ीसा में। खनिज कौन सी है, तो बॉक्साइट या मैग्नीज।
और नदी कौन सी हो जाएगी, सिलेरू नदी। और लास्ट आपका रहेगा दक्कन का पठार। निर्माण इसका कैसे हुआ है, तो याद रखना है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इस चट्टान के अपेक्ष के कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ कपास की खेती की जाती है। अब आपके सामने दक्कन का पठार, ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है ऐसे, और भारत का सबसे बड़ा पठार है वो है छोटा नागपुर का पठार। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र में है। क्रिएटेसिस काल में लावा व काली मिट्टी से बनी स्थलाकृति को ट्रेप कहते हैं। और इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो आपको याद रखनी है गोदावरी नदी है। पहाड़ियाँ कौन सी है, तो इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महादेव। एग्जाम में ये इसका क्रम दिया हुआ पूछा है उत्तर से दक्षिण की। फिर आपके सामने आ रहा है कर्नाटक का पठार है, इसका सेकंड पार्ट। कर्नाटक है कि यह कावेरी नदी और मैसूर पठार, और यहाँ पर जो कावेरी नदी है यह मैसूर पठार और मलनाड पठार को विभाजित करती है। और मलनाड पठार पर स्थित बालाबुदन पहाड़ी की चोटी है जो कर्नाटक पठार की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी, मूल्यान। बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी, कृषि एवं लोहा ईसं के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा आपके सामने है आंध्रा पठार, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बीच में। कृष्णा नदी तेलंगाना पठार और रायसीना पठार को अलग करती है। ये पठार है, इसको कौन कौन सी क्या है एक बार सीधा देख लेते हैं। पहले यहाँ पर दक्कन का पठार, यह है महाराष्ट्र में फैला हुआ। अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट और महादेव ये प्रमुख चोटियाँ हैं। फिर इसके 2 भागों में बांटा गया है, जो ये नीचे वाला भाग है। एक तो है मैसूर का पठार, दूसरा है कृष्णा नदी के द्वारा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आंध्र पठार ये दोनों अलग है। फिर आपको देखो इसमें विस्तार से देख लेते हैं बिंदु के हिसाब से। दक्कन का पठार 1 नंबर है दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र, जिसे अजंता सर्वोच्च चोटी है। दूसरी है कर्नाटक पठार जो कावेरी नदी को 2 भागों में बांटती है, मैसूर और मलनाड का पठार। और इसकी सर्वोच्च चोटी है बाबा बुदन पहाड़ी पर, कौन सी, मुल्यानगिरी। और तीसरा आपका है आंध्रा पठार जो कृष्णा नदी तेलंगाना पठार और रायसीना पठार से अलग करता है। नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी वो तुरंत लेकर आएंगे द्वीप समूह के बारे में। धन्यवाद।